हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी मैथ्स विद नेहरा सर में। और मैं आप लोगों का होस्ट और आपका दोस्त अभिषेक वर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हमारी क्लास में, जिसमें हम पढ़ रहे हैं मिक्सचर एंड एलिगेशन। मिक्सचर और एलिगेशन के हमने पहले भी सवाल किए हैं पहले की क्लासेस में भी, और उसी सीरीज को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आप लोग बिल्कुल तैयार हो जाइए, अपने कॉपी पेन नोट्स वगैरह ले लीजिए, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और मैथ्स का मिक्सचर और एलिगेशन का रोमांचकारी सफर आप लोगों के सामने शुरू होने जा रहा है इस लाजवाब सवाल के साथ, जो आप लोगों की कंप्यूटर स्क्रीन पर हाजिर है। रेशो ऑफ वेट ऑफ ए एंड बी इज 4:1 कि ए और बी दो लोग हैं, उनके भार का अनुपात 4:1 है। वेट ऑफ ए इज इंक्रीज्ड बाय 12% एंड टोटल वेट इज इंक्रीज्ड बाय 25%। अगर ए का भार तो जो है 12% से बढ़ता है और संपूर्ण भार जो भी है टोटल ए और बी का वो 25% से बढ़ता है, देन फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन द वेट ऑफ बी। तो हमें ये बताना है कि बी का कितना परसेंट बढ़ा। दो लोग हैं ए और बी, ए का भार बढ़ता है 12%। इनका पहले भार का अनुपात देख लो, इनके भार का अनुपात 4:1 है। ए का भार बढ़ता है 12% और संपूर्ण भार 25%। तो हमें ये ज्ञात करना है कि बी का कितना परसेंट भार बढ़ा है। तो ये देखो, हम एलिगेशन पढ़ रहे हैं और इस तरह के सवाल को बहुत इजीली हम एलिगेशन से कर सकते हैं। और दूसरा तरीका भी हमने प्रीवियस वीडियो में भी एक क्वेश्चन में इसमें डिस्कस किया था, तो ये तरीका भी देखेंगे, एलिगेशन भी देखेंगे। देखते हैं कौन सा हमारे लिए बेस्ट है। देखो, ए और बी हैं, यहाँ पर ए और बी हैं, तो इनका अनुपात हमें कितना दिया हुआ है, 4:1। ठीक है। अब ए का भार बढ़ा 12%, बी का भार हमने मान लिया x% बढ़ा है। दोनों से फर्क क्या पड़ा आपके, दोनों से ओवरऑल जो इंक्रीज हुआ वो 25%। यही एलिगेशन का कंसेप्ट है कि ए में 12% वृद्धि हुई और बी में x% वृद्धि हुई, 4:1 में इनके भार हैं, तो टोटल में 25% वृद्धि होगी। इन दोनों का अंतर निकाल लो, 25 और 12 का अंतर 13। अनुपात, ये अनुपात ही तो ज्ञात करते हैं। अब देखो 12 जो है 25 से छोटा है, इसका मतलब x जो है वो 25 से बड़ा होगा, तो x - 25। समझ में आ गया। यही हम करते आ रहे हैं पिछले सवालों में कि एक मान जो है ये मिडल में जो टर्म आती है उससे बड़ा होता है और एक मान छोटा होता है, तो इन दोनों का अंतर आ जाएगा। अब देखो यहां से इनका रेशो हमने एलिगेशन से निकाला तो आया x - 25 रेशो 13, जबकि हमें पता है इनका रेशो है 4:1। तो मतलब इस एक की वैल्यू 13 होगी। ये तो ओरिजिनल वैल्यू है जो एलिगेशन से प्राप्त हुई है। मतलब एक्चुअली ये दोनों ही रेशो है, पर हमें, और ये तो ओरिजिनल रेशो आया है कि भाई इनका अंतर वास्तव में ये है, और इसको काट पीट देंगे लास्ट में तो 4:1 आ जाएगा। एक की वैल्यू 13 है, इसका मतलब हर चीज 13 गुना है, तो इस 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, x - 25 बराबर 4 यूनिट होगा। एक यूनिट की वैल्यू 13 गुना है, तो 4 × 13। ये आ गया समझ में कि हमें पता है 4:1 है, इस एक का मान 13 है, तो इस 4 का मान 4 × 13 52 हो जाएगा। तो देखो x बराबर 13 चौक 52 प्लस 25, x का मान आ गया 77। बस ये आपका आंसर है 77। अब आप इसको बेसिक से करो ना, कि मान लिया ए का जो भार है वो 4k है, तो 4k में 12% प्लस k में आपका x% बराबर पूरे 5k में 25%, जो हम बेसिक शुरू के सवालों में करते थे। तो वैसा करने की नीड नहीं है, क्योंकि हमें एलिगेशन पता है कि इन दोनों का अनुपात 4:1 है। एक की वैल्यू 13 आई है, तो 4 की वैल्यू 52। x - 25 का मान 52 है, तो x का मान हो जाएगा 52 + 25 77। तो ये आपका एलिगेशन से हो गया तरीका, यह आपका एलिगेशन से हो गया। अब इसके बाद में देखते हैं, देखो हम यहाँ पर पूरी मैथ्स में ये चीज कर रहे हैं कि हमें जहां तक पॉसिबल हो एक तरीके में बंद कर नहीं रहना है, क्योंकि एक तरीका भूल सकते हैं कि वो एक आपके इंग्लिश में इडियम आता है, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन अ सिंगल बास्केट, कि आपके
ये देखो इंग्लिश भी हो रही है कि अपना सब कुछ एक ही चीज पर दाव मत लगाओ। अगर आपने अपनी पूरी तैयारी, अपनी नौकरी वगैरह सब इस एक कंसेप्ट पर दाव लगा दिया और ये आपका वहां पर गलत हो गया या भूल गए तो नौकरी भी चली जाएगी। इसलिए हमें मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है, मैक्सिमम तरीके खोजने, ताकि हमारे जो है आपके मतलब एक तरीका गलत भी हो जाए या एक तरीका भूल भी जाए तो हम किसी ना किसी तरीके से कर दें। तो दूसरा तरीका देखो, ए और बी हमें दिया हुआ है ये 4:1 है, मतलब अगर ए की वैल्यू 4 है तो बी की वैल्यू 1 है, तो ए और बी की टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। हमें पता है ये ओरिजिनल वैल्यू नहीं है, लेकिन हमें उससे कोई मतलब भी नहीं है। मैं सिर्फ यहाँ पर ये लेके चल रहा हूं कि अगर ए का मान 4 है तो बी का मान 1 होगा और दोनों का योग जो होगा वो 5 होगा। अब बस जैसा ये कह रहा है वैसा ये कर दो कि भाई ए के इसमें 25% की वृद्धि हुई है, 5 में 25% की वृद्धि हुई है। बस हम सिंपल सा हमको ये मानना है कि अगर इस बी में ए में भी 25% की वृद्धि होती तो बी में भी 25% की वृद्धि होती। संपूर्ण में 25% की वृद्धि हुई है, इसका मतलब ए जो 4 है उसमें भी 25% की वृद्धि होगी और बी जो 1 है उसमें भी 25% की वृद्धि होगी। तो अगर ये ऐसा होता तो आपके ओरिजिनल वैल्यू सेटिस्फाई हो जाती। अब इसको देखो, मैं एक बार आपको और अच्छे से समझाऊंगा, पहले ये समझो कि आपके अगर इन दोनों में भी 25%, अगर ए में भी 25% की वृद्धि होती तो बी में भी 25% की ही वृद्धि होती। लेकिन जैसा हम कहें वैसा हो ये जरूरी नहीं है, इसमें 12% की ही वृद्धि हुई है। हमें ओवरऑल पूरी 5 पे 25% की वृद्धि करनी है, तो यहाँ 4 पे 13% कम रह गया, यहाँ पर 4 पे 13% कम रह गया। आपके क्या हुआ, अगर ये 25% होता तो आपके पूरा वो दूसरा वाला भी 25% ही हो जाता, लेकिन इस पर 13% की कमी रहेगी, 4 पर 13% की कमी रहेगी। तो जो कमी यहाँ रहेगी उसको उधर हम वृद्धि कर देंगे। 4 पर 13% की कमी है तो 1 पर वृद्धि कितनी होगी, x% की। x का मान आ गया 52%। तो अगर ये 25% होता, इस 4 पर 25% की वृद्धि होती तो इस बी जो 1 है उस पर भी 25% की वृद्धि रह जाती, लेकिन इस पर 13% कम हुआ है। 4 पर 13% की कमी होने से जो 1 है उस पर 52% की वृद्धि होगी। ये 52 और जोड़ दो कि 25 तो मेरे होते ही, और ये कमी को दूर करने के लिए 52 और जोड़ दो तो 25 और 52 77 इसकी वृद्धि होगी। अब देखो ये आपको समझ में आ जाएगा, बहुत इजी कंसेप्ट है, लेकिन इसको मैं एक बार और आपको डिटेल में समझाने के लिए आपको देखो बताता हूं कि अब हम एक बार इसको कंसेप्ट को समझ रहे हैं, ये उसी चीज को मैं समझा रहा हूं। देखो ए बी और ए और बी, ए और बी है। अब आप एक चीज समझो, मैं कह रहा हूं कि इनका रेशो 4 और 1 है, 4 और 1 है, तो 4 और 1 रेशो है, इसका मतलब अगर ये 4 होगा तो ये 1, और परसेंटेज वैल्यू है तो हम यूं मान लेते हैं कि अगर ये 400 होगा तो ये 100 होगा, दोनों को मिला के 500। अब मैं आपको इसको समझा रहा हूं कि कैसे वो 25% यहां आता है कि 400 है यहां पर और इस पर 100%, तो यहाँ 500 हो जाएगा। मतलब मैंने 4:1 था, अनुपात था, तो मैंने 400 और 100 ही क्यों माना, मैंने 200 और 50 क्यों नहीं माना, क्योंकि मुझे परसेंटेज दी हुई है कि इस ए पर तो 12% का इंक्रीज होता है, टोटल पर जो है हमारे 25% का इंक्रीज होता है, तो बी का मुझे फाइंड करना है। अब आप वो परसेंटेज जो है वो तो हम 100 पर काउंट करते हैं, तो हम ऐसी वैल्यू मान रहे हैं जिससे 100 पर काउंट करना इजी हो जाए। अब देखो यहां पर पूरे टोटल पर 25% का इंक्रीज हुआ है, मतलब 500 पर 25% का इंक्रीज, 500 पर 25% का इंक्रीज, 100 तो पहले था और 25% बढ़ गया यानी कि 125 हो गया। यही चीज हुआ कि 500 पर 25% का इंक्रीज हुआ, 100 तो पहले था और अब 125 हो गया, यानी कि, या फिर ऐसे समझो हम नई वैल्यू को नहीं मानते हैं कि 500 पर 25% का इंक्रीज हुआ है, 500 पर 25% का इंक्रीज हुआ है, मतलब टोटल मेरे इंक्रीज कितना हुआ, 25 × 5 125 का। ये हम इंक्रीज लिख रहे हैं कि 500 पर 25% का इंक्रीज हुआ है, 500 का 25% मतलब मेरे टोटल वृद्धि हुई है 125 की, टोटल वृद्धि हुई है 125 की। ठीक है, अब आप देखो 400 पर ये ए जो है 400, इस पर 12% का इंक्रीज हुआ है,
12% का इंक्रीज हुआ है। अब हम यहाँ पे इंक्रीज को कैसे वो 25% 4 का 13% 52 बनता है वो मैं समझा रहा हूं कि 400 पर आपके 12% की इंक्रीज हुई है, मतलब 0 से 0 कट गया, 12 चौक 48। यहां पर जो इंक्रीज हुई है वो 48 की। अब आप देखो ए में बड़े हैं 48 और टोटल बड़े हैं 125। ए में तो कितने बड़े हैं 48, ए में कितने बड़े हैं 48, टोटल बड़े हैं 125। तो बी में कितना इंक्रीज होगा, टोटल 125 में से 48 तो ए में बढ़ गए, 48 तो ए में बढ़ गए, तो बी में कितने बढ़ेंगे। ये ओरिजिनल वैल्यू मान ली है मैंने कि 400 100 और 500, क्योंकि हमें ओरिजिनल वैल्यू दी हुई नहीं है तो हम इसको 400 4:1 को 400:100 भी मान सकते हैं। तो 125 माइनस 48 77, तो यहां पर 77 बढ़े। अब 100 में 77 बढ़े मतलब 77% का ही इंक्रीज हुआ है। ये इस तरीके से आता है चीज, हम इसको ओरिजिनली मानते हैं तो हम ये कह रहे हैं कि 100 पर 77 बढ़े हैं, 500 पर 25% बढ़ा मतलब 125 की टोटल वृद्धि हुई। तो 400 पर 12% बढ़ा यानी कि 48 की यहां से वृद्धि होगी। 125 में से 48 तो यहीं बढ़ गए, तो यहां पर 100 पर कितने की वृद्धि हुई 77 की। और जो 100 पर वृद्धि होती है या कमी होती है उसी को परसेंटेज बोलते हैं, तो इसलिए यहां पर 77% का इंक्रीज हुआ है। ये इसको आप बेसिक तरीका ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन ये कैलकुलेटिव है। इसमें क्या पहले आप ये तो 400 500 है, मान लो 480 120 होता तो आपकी समस्या हो जाती। इसलिए हमें क्या करना है, हमें रेशो पर चलना है। ये मैंने आपको समझा दिया कि आता कैसे। अब देखो मैं क्यों आपको बराबर मानने के लिए कहता हूं कि आपको पता है यहां 25% का इंक्रीज हुआ है, 25% का इंक्रीज हुआ है मतलब 500 का 25% 125। मैं आपको हर बार क्या कहता हूं कि आप ये मान लो अगर 400 पर भी 25% का इंक्रीज होता, कि अगर इस 400 पे भी 25% का इंक्रीज होता तो 25 चौक 100 यहां से बढ़ते, 100 यहां से बढ़ते, कि 400 का 25% यानी कि 100 यहां से बढ़ते। तो अगर 125 में से टोटल 100 यहां बढ़ गए तो बी के पास कितने बढ़ेंगे, 25 ही बढ़ेंगे। यही मैं आपको सवाल में मानता हूं, लेकिन मैं यहां पर इतना 400 100 और 500 करने की बजाय डायरेक्ट आपको समझाने के लिए प्रेफर ये करता हूं कि अगर 4 यूनिट पे भी 25% बढ़े तो एक पे भी 25% ही बढ़ेगा। वो आता असलियत में से है कि अगर इस 500 पे 25% बढ़े तो टोटल आपका इंक्रीज होगा 125 का, ठीक है। तो अगर इस 400 पे भी 25% बढ़ते तो 100 तो यहां से बढ़ जाते और इस 100 पर 25% 25 यहां से आ जाता। ये हमने माना है, हम वहां पे ये मानते हैं। अब हमें टोटल तो 125 बढ़ाने हैं क्योंकि फिक्स है। अब हमने 100 की जगह 48 ही बढ़ाए, 100 की जगह 48 ही बढ़ाए तो वो बचे हुए 52 यहां बढ़ा दो, 25 और 52। ऐसे ये चीजें चलती है कि अगर मैं 100 की जगह केवल 48 ही बढ़ा रहा हूं क्योंकि मैंने यहां पर 52 कम बढ़ाए, 52 400 का कितना परसेंट है तो 13%। ये चीजें ऐसे आती है कि मैं 100 की जगह 48 ही बढ़ा रहा हूं, क्यों, क्योंकि मैंने ओरिजिनली सवाल में कम बढ़ाए हैं। तो 100 होता तो 25 आता, यहाँ 52 कम है तो यहाँ 52 ज्यादा आगे। और हम वो 100 200 नहीं लेते, इसलिए डायरेक्ट 4 का 13% आ जाता है, जो एक्चुअल में 1 का 52% होता है। अब चाहो तो आप इसमें भी देख सकते हो, यहां पर मैंने इस सवाल में क्या था कि एक व्यक्ति की इसमें क्या था, एक व्यक्ति की व्यय और बचत का अनुपात 5:8 है, जो हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन किया था। व्यय 9% से बढ़ता है और आय 15% से बढ़ती है, तो ओवरऑल इंक्रीज क्या होगा। तो हमने माना कि इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स। इनकम यही तो होता है कि मैंने कितना एक्सपेंडिचर किया और कितनी सेविंग्स की। तो हमें पता है ये 8 होगा, क्योंकि अगर एक्सपेंडिचर हमने 5 का किया है तो सेविंग 3 की है। अब हमें परसेंटेज में चाहिए, इसलिए मैं मान लेता हूं कि अगर ये 800 मेरी इनकम है तो 500 रुपए तो मैं खर्च करता हूं और 300 रुपए बच जाते हैं। क्योंकि मुझे ओरिजिनल वैल्यू नहीं दी हुई है तो मैं कुछ भी मान सकता हूं, क्योंकि लास्ट में मुझे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। अब ये क्या कह रहा है, इस सवाल को हम वापस कर देंगे, कल किया था ना हमने, किसकी आय 15% से बढ़ती है, ये 15% से बढ़ती है। अब 15% से बढ़ती है, इसका मतलब 800 का 15%, 00 से 00 काट देंगे, 15 × 120। यहां पर टोटल आपके वृद्धि और ये 120 की
टोटल वृद्धि हो रही है 120 की। आपका एक्सपेंडिचर जो व्यय है वो 9% से बढ़ता है। अब ये 9% से बढ़ता है, यानी कि 500 में 9% की वृद्धि हो रही है। 9 पंजे 45 से, 9 पंजे 45 से बढ़ता है। 9 पंजे 45 से ये बढ़ता है, तो इसमें कितनी वृद्धि होगी मुझे पता है। टोटल 120 रुपए मेरे बढ़े हैं, 120 रुपए बढ़े, उसमें 45 मैंने यहाँ अधिक बढ़ा दिए, तो बचे हुए यहाँ बढ़ा दूंगा 5 और 7 75। कैसे कि 120 रुपए मेरे टोटल बढ़े हैं, जिसमें से मेरे एक्सपेंडिचर पे मैंने 120 रुपए मुझे ज्यादा मिलने लग गए, तो मैं 45 रुपए तो ज्यादा खर्च करने लग गया, तो बचे हुए 75 रुपए मेरी ज्यादा बचत होने लग जाएगी। तो 75 बढ़े हैं 300 पर, 75 बढ़े हैं 300 पर, तो परसेंटेज कितना बढ़ेगा 25%। और यही हमारा यहाँ पर आंसर आया था। ये वीडियो आपने कल देखी थी कि हमारा लास्ट में 25% बढ़ता है। तो ये ऐसे आता है कि अगर इसके 8, मैंने माना इसके 800 रुपए इनकम थी, तो 500 रुपए खर्च करता था और 300 रुपए बचाता था। अब 15% बढ़ा, यानी कि 120 रुपए बढ़ गए, तो 45 रुपए तो अधिक खर्च करने लग गया क्योंकि 9% ही करता है, और 75 रुपए बचाने लग गया, यानी कि मेरे 25% की वृद्धि होगी। अब हम इसको कैसे मान के करते हैं, मैं क्या कहता था आपको कि 15% बढ़े हैं, 120 रुपए बढ़े। अगर ये एक्सपेंडिचर भी 15% से ही बढ़ाए कि 500 में 15% की वृद्धि करे, तो डायरेक्ट 100 में 15 की, तो 100 में 15 की वृद्धि कर रहा है, तो 500 में 15 5 75 की वृद्धि करेगा, 15 5 75 की वृद्धि करेगा। और अगर देखो 120 में से 75 रुपए तो इसने यहाँ बढ़ा दिए, 75 ही बढ़ाए, तो बचे हुए 45 यहाँ बढ़ा देगा। अब 45 कितना परसेंट है 300 का, तो 15%। यहाँ पे निकाल के देख लो चाहिए, 45 बटा 300 इंटू 100, तो 15% की ही यहाँ वृद्धि करेगा। कि मैंने टोटल 15% मेरे बढ़ा था 800 पर 120 रुपए, उसमें से 500 पे मैंने 15% बढ़ा दिया, यानी कि 75, तो बचे हुए 300 पर जो मेरी सेविंग्स है वो भी 15% से ही बढ़ जाएगी। तो हम क्या करते हैं, मैंने 75 की जगह इसको 45 ही बढ़ाया, मतलब यहाँ 30 रुपए कम बढ़ाए। मुझे तो टोटल 120 रुपए बढ़ाने, 30 यहाँ कम बढ़ाए, तो 30 यहाँ बढ़ा दो, 45 और 30 75। तो अब हम इतनी कैलकुलेशन नहीं करके कि मैं 800 का 15% निकालू, 500 का, 300 का, मैं डायरेक्ट यूं कर देता हूं, एक चीज मान के मैं ये कर देता हूं कि मैंने बताया था आपको कि अगर 8 पर 15% की वृद्धि हुई है टोटल, अगर 5 पर भी 15% की होती तो 3 पर भी 15% की ही होती, लेकिन असलियत में 9% की ही वृद्धि हुई है। तो बचा हुआ जो 6% है वो हम इस पे सेविंग्स में बढ़ा देंगे। तो 5 पर 6% की वृद्धि होती तो वो 3 पर कितने परसेंट की वृद्धि के बराबर है, मैं कह रहा हूं 5 पर 6% की वृद्धि, यानी कि टोटल 30, वो 3 के कितने परसेंट के बराबर है, तो बोले कि 10। तो ये 10 यहाँ बढ़ा दो, 15 और 10 25। अब मैंने आपको दोनों सवालों को, कल ये हमारा क्वेश्चन लास्ट टाइम पे था इसलिए मैं आपको इतना डिटेल में समझा नहीं पाया, तो अब आप दोनों क्वेश्चन को आपस में रेफरेंस लेके चलो कि यहाँ पर देखो मैंने 12% की वृद्धि करी है, अगर इसमें 25% की वृद्धि इसमें होती तो इसमें भी 25 ही होती। अब 25% की वृद्धि तो होनी है, लेकिन ये जो 4 पर 13% कम रह गया यहाँ पर, उसको मैं इधर बढ़ा दूंगा 52%, तो 25 और 52 77। ये आता कैसे है, तो मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर 100 की वृद्धि होती तो यहाँ 25 ही आता, लेकिन 52 और जुड़ेगा। अब ये बिल्कुल मैंने देखो आपको एक ही सवाल में दोनों सवालों का रेफरेंस लेके बता दिया है, बिल्कुल आराम से इसको समझना। एक बार अभी आपको समझ में आ गया होगा मुझे लगता है, नहीं भी आए तो एक बार वीडियो को वापस देखो आराम से और समझ में आ जाएगा। और भी क्वेश्चन आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा। तो ये सवाल देखते हैं, लाजवाब सवाल। तो पहले वाले लाजवाब सवाल का हमने ओरिजिन भी समझ लिया था और अब इसको भी देखते हैं। एक दुकानदार 2 तरह की चीनी जिनका मूल्य 33 रुपए किलो और 34 रुपए किलो है को 2:1 में मिक्स करता है। दुकानदार के पास 2 चीनियां हैं, एक महंगी चीनी और एक सस्ती चीनी। एक 33 रुपए किलो की है और एक 24 रुपए किलो की। वो इनको 2:1 में मिक्स करता है कि अगर वो 2 किलो 33 वाली मिक्स करता है तो 1 किलो 24 वाली मिक्स करता है। मतलब दुकानदार बेईमान है।
यदि इन दोनों प्रकार की, तो मतलब आप इनको 2:1 में मिक्स करोगे तो इसका मतलब इनका जो फाइनल वैल्यू आएगी वो इन दोनों के मध्य की कोई वैल्यू होगी 33 और 24 की, क्योंकि हमने एलिगेशन में ये चीज समझी है। अगर वो इन चीनियों को 1:2 में मिक्स कर दे, अब वो क्या कह रहा है, आपको एक कंडीशन दे रहा है, एक कंडीशन दे रहा है कि अगर मैं इसको 1:2 में मिक्स कर दूं तो ये दुकानदार, अब इसकी कीमत कुछ और हो जाएगी। मतलब पहले 2:1 में मिक्स कर रहा था तो कीमत कुछ और प्राप्त होती, अब 1:2 में मिक्स करेगा तो कीमत कुछ और प्राप्त होगी। तो इस तरीके से वो दुकानदार अगर 100 किलो मिलाए तो कितने रुपए बचा लेगा, 100 किलो मिलाए तो कितने रुपए बचा लेगा। इंग्लिश में देखो, अ शॉपकीपर ब्लेंड्स 2 kinds of sugar of price 33 rupees per kg and 24 rupees per kg in the ratio 2:1, कि 2:1 में 33 और 24 वाली को चीनी को मिलाता है। इफ द रेशो ऑफ 2 टाइप शुगर इज चेंज टू 1:2, अगर इनको 1:2 में मिलाए, हाउ मच विल द शॉपकीपर सेव इन द ब्लेंडिंग ऑफ 100 किलो, कि 100 किलो पर कितने रुपए बचा ले। तो हमें कीमत कितने बचत होगी ये तब पता पड़ेगी जब हम दोनों की कीमत ज्ञात करेंगे, कि अगर इनको 2:1 में मिलाए तो 1 किलो की कीमत ये होती है, 1:2 में मिलाए तो 1 किलो की कीमत ये होती है। तो हमें पता पड़ जाएगा 1 किलो पर कितना डिफरेंस आ रहा है, तो हम अपने आप 100 किलो पर निकाल लेंगे। तो बस यही करना है। डबल एलिगेशन इसमें लगेगा कि 33 रुपए पर किलो और 24 रुपए पर किलो की कीमत वाली अगर हम चीनी को मिलाएं 2:1 में, 2:1 में अगर हम 33 रुपए और 24 रुपए कीमत वाली चीनी को मिलाएं तो हमारी कीमत क्या आनी चाहिए। अब आपको पता है कैसे, आपको ये 2:1 तो अनुपात है। जब हमें ओरिजिनल वैल्यू ज्ञात करनी हो तो हमने सीखा था कि इन दोनों का जो अंतर होता है वो 2:1 में बढ़ता है नीचे। तो इन दोनों का अंतर है 33 और 24, 9। तो ये 9 ही जो है टोटल इसमें 2 और 1 में बटेगा। 2:1 है, मतलब टोटल वैल्यू 3 की है और ये 9 इन 3 में बढ़ता है। तो 3 की वैल्यू अगर 9 आ गई सवाल में, 2:1 तो अनुपात है, जब हमें ओरिजिनल वैल्यू ज्ञात करनी होगी तो कैसे इन दोनों का अंतर है वो ही नीचे बढ़ता है। तो ये 9 जो है, अगर 3 यूनिट की वैल्यू 9 है तो इस 2 का मान तो हो जाएगा 6 और 1 का मान हो जाएगा 3। ये हमने पहले भी डिस्कस किया है कि इन दोनों का अंतर 9, 2:1 में बटेगा। 3 की वैल्यू अगर 9 है तो 2 की वैल्यू 6 और 1 की वैल्यू 3। मतलब इनकी जो मिडल टर्म होगी वो आएगी, अगर 33 में से आप 3 घटा दो यानी कि 30, और चाहे 30 में से 24 घटाओ 6, तो इन दोनों को मिक्स करने पर इसकी कीमत आ गई 33 रुपए पर किलो। 33 रुपए पर किलो इस चीनी की कीमत आ गई। कैसे? 33 और 24 को हमने 2:1 में मिक्स किया तो हमारी कीमत क्या आनी चाहिए। अगर आपको डाउट हो इस पर तो एक बार आप ऐसे कर लो कि 33 रुपए किलो की 2 किलो की कीमत प्लस 24 रुपए पर किलो वाली की 1 किलो की कीमत, तो टोटल 3 किलो की कीमत ये है। 1 किलो की क्या होगी, इसको हल कर लो। 32 इंटू 2, 33 इंटू 2 66 प्लस 24/3, तो ये 66 और 24 हो जाएगा 90/3 का मतलब हो गया 30। तो इसकी कीमत 30 आएगी। लेकिन इतनी कैलकुलेशन नहीं करनी है, हमें इसका एलिगेशन लगाना है कि जो 9 है 2:1 में बटेगा तो 2 की वैल्यू 6 और 1 की वैल्यू 3। इन दोनों का अंतर कर लो, 30 और 3 का, तो 33 और 3 का तो 30 रुपए किलो। चाहे आप देख लो 24 और 6 जोड़ दो तो भी 30 रुपए किलो, क्योंकि इन दोनों का अंतर 6 है और इन दोनों का अंतर 3 है। ठीक है, तो आपकी कीमत आ गई 30 रुपए किलो। अब आप दूसरी कंडीशन लेके चलो कि अगर ये इन दोनों को 33 रुपए प्रति किलो और 24 रुपए प्रति किलो कीमत वाली दोनों चायों को, अगर दोनों चीनियों को 1:2 में मिक्स करे तो इसकी कीमत क्या होगी। तो इसकी कीमत क्या होगी, अब देखो फिर ये जो 9, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 9 है, वो अब की बार वापिस 3 यूनिट में ही बदलेगा। 9 जो है वापिस 3 यूनिट में बटेगा। 3 की वैल्यू सवाल में 9 है, तो 2 की वैल्यू हो जाएगी 6 और 1 की वैल्यू हो जाएगी 3। 2 की वैल्यू हो जाएगी सवाल में 6 और 1 की वैल्यू हो जाएगी 3। अब आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हो कि 33 और किस संख्या का अंतर 6 है, तो बोले कि 27।
33 माइनस 27 करेंगे तो 6 आएगा, और 27 माइनस 24 करेंगे तो 3 आएगा। तो ये आपका 27 रुपए पर किलो पड़ गई। ये आ गया समझ में कि हमें क्या करना है, कि हमें पता है इन दोनों का अंतर आता है, इन दोनों के बीच की एक संख्या आएगी तो वो 24 से तो बड़ी होगी। अब 24 से बड़ी है, इसका मतलब 24 से बड़ी कोई संख्या x माइनस 24 बराबर 3 है, तो x का मान हो जाएगा 24 प्लस 3 27। और ये जो इनकी 33 से छोटी होगी, 33 माइनस कोई संख्या x है, उसका मान 6 है, तो x का मान हो जाएगा 27। आप दोनों तरीके से निकाल लो, लेकिन हम यहाँ 8वीं 10वीं क्लास के बच्चे नहीं हैं जो हर चीज x मानकर सोल्व करें। हमें समझ में आना चाहिए कि 33 में से 6 घटा रहा है तो 27, और 27 में से 24 घटाने पर 3 आएगा, तो 24 और 3 27। तो अब आप देखो, अगर 33 रुपए कीमत वाली चीनी और 24 रुपए कीमत वाली चीनी को मैं मिक्स करूं 2:1 में, तो मेरे मिश्रण की वैल्यू आएगी 30 रुपए किलो। कैसे मैंने एलिगेशन लगाया, 9, 2 की वैल्यू 6 है, तो 24 और 6 30 रुपए। और अगर मैं 1:2 में करूं तो इस 1 की वैल्यू 3 हो जाएगी, इसका मतलब 27 रुपए किलो। इससे आप क्या समझे कि 2:1 की जगह अगर मैं 1:2 के अनुपात में मिलाऊं तो मैं कितने रुपए बचा लेता हूं, तो बचत है मेरी 3 रुपए पर किलो। कि मैं अगर इनको 2:1 में मिलाता हूं तो मेरे 30 रुपए लगते हैं 1 किलो के, और अगर 1:2 में मिलाता हूं तो 27 रुपए लगते हैं। मतलब मैं कितने रुपए बचा लेता हूं, 3 रुपए। तो 100 किलो पर कितने बचा लूंगा, कि आपके 1 किलो पर 3 रुपए बचते हैं, तो 100 किलो पर आपके बचेंगे 300, और ये 300 रुपए आपका। इस तरीके से आपको सवाल को करना है कि 33 और 24 को 2:1 में मिलाने पर 30 रुपए आती है कीमत किलो की, और 1:2 में मिलाने पर आती है 27 रुपए किलो। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं कि इस अनुपात चेंज करने पर 1 किलो पर मेरे 3 रुपए बचते हैं, तो 100 किलो चीनी पर मेरे कितने रुपए बचेंगे, तो 100 किलो चीनी पर मेरे बचेंगे 300 रुपए। यह आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A vessel contains some amount of milk with 16 liters of water। एक कोई आपके बर्तन है, उसमें 16 लीटर तो पानी है, उसके साथ कुछ दूध मिक्स करा हुआ है। अब आप एक चीज बताओ, पानी और दूध को मिक्स करेंगे, जैसे मान लो ये कोई बर्तन है आपका, यह आपका कोई बर्तन है, इसमें आपने पानी और दूध को मिक्स किया, तो पानी ऐसे तो होगा नहीं कि इतनी दूर में केवल वाटर है और इतनी दूर में केवल मिल्क है। पूरा एक ही गुलावा रहेगा, एक ही मिक्सचर बना हुआ रहेगा आपका। तो अगर ये आपका मिक्सचर है ऐसे, तो इसका मतलब इसमें ये ऐसे भरा हुआ है पूरा, तो इसमें कुछ तो पानी है और कुछ मिल्क है। द प्राइस ऑफ द सोल्यूशन इज 90 पैसा पर लीटर। तो ये आपके पानी और दूध मिला हुआ है, जैसा कि जनरली सभी दूध वाले पानी मिलाकर लाते हैं, कुछ एक ईमानदार भी हैं। अभी ईमानदार का आपने, अगर अभी एक मूवी रिलीज हुई थी 10वीं, वो देखी होगी, तो उसमें देखना ईमानदार का एक अलग ही कंसेप्ट है, आपको अच्छा लगेगा, और वो पिक्चर भी है भी एजुकेशन से रिलेटेड, तो जरूर आप देखिएगा। तो द प्राइस ऑफ द सोल्यूशन इज 90 पैसे पर लीटर। तो जो दूध में पानी मिला हुआ है, एक्चुअली वो दूध ही हो गया, तो उसकी कीमत आपकी 90 पैसे पर लीटर है। इफ द प्राइस ऑफ प्योर मिल्क इज 108 पैसा पर लीटर, कि आपके शुद्ध अगर दूध आप लो तो उसकी प्राइस 108 रुपए है, देन फाइंड द अमाउंट ऑफ मिल्क इन द वेसल। हमें ये पूछ रहा है कि एक बर्तन में 16 लीटर पानी है, उसके साथ कुछ दूध मिला हुआ है, इस मिश्रण जो आपका बन गया उसकी कीमत 90 पैसे पर लीटर है, और शुद्ध दूध की कीमत 108 पैसे पर लीटर है। तो हमें बताना है कि हमने कितना दूध मिलाया है। आ गया समझ में कि 16 लीटर के साथ कुछ मिला हुआ है। अब हम कैसे पता करेंगे, तो हमें देखो जो इनका मिक्स है उसकी वैल्यू दी हुई है, और दूध की वैल्यू दी हुई है, और पानी तो आपको पता है फ्री ही है भारत में, कि आप कहीं से कुछ भी ले लो, अगर बिस्लेरी का नहीं लो तो जनरली आप जो पानी पीते हो वो फ्री ही है। तो इस की कीमत से हम अनुपात निकाल सकते हैं। देखो कि 108 रुपए 108 पैसे पर लीटर वाले मिल्क को
0 पैसे पर लीटर वाले वाटर में किस अनुपात में मिलाएं कि इनके मिश्रण की वैल्यू 90 पैसे पर लीटर हो जाए। अच्छा, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जब भी आपको सवाल में पानी की कीमत नहीं दी हुई है तो पानी की कीमत हमेशा हमें 0 माननी है। कभी आप 1 रुपए 10 रुपए 20 रुपए मत मान लेना मन से। तो 108 रुपए पर लीटर वाले शुद्ध दूध को 0 रुपए पर लीटर वाले पानी में किस अनुपात में मिलाएं कि इस मिश्रण की वैल्यू 90 पैसे पर लीटर हो जाए। तो इनका अनुपात निकाल देंगे। 108 में से 90 गए तो 18, अनुपात 90 में से 0 गया तो 90। मतलब हमने मिल्क और रेशो को किस अनुपात में मिलाया है, 18 एकम 18 और 18 पंजे 90। 18 एकम 18 और 18 5 90 कि हमने 18 तो मिल्क अगर वाटर है तो आपका 90 मिल्क है, यानी कि अगर 1 यूनिट हमने वाटर मिक्स किया है तो 5 यूनिट आपका मिल्क है। अब देखो, आपको दिया हुआ है 16 लीटर पानी है, इस एक की वैल्यू सवाल में 16 दी हुई है। ये तो अनुपात है, हमें ओरिजिनल वैल्यू चाहिए, तो इस 1 यूनिट की ओरिजिनल वैल्यू 16 है, तो इस मतलब 16 गुना है हर चीज, तो इस 5 यूनिट की ओरिजिनल वैल्यू भी 16 हो जाएगी, यानी कि 80। इसका मतलब हमने 80 लीटर मिल्क के साथ पानी मिक्स किया था, तो अब आपके ये कीमत आएगी। आ गया समझ में कि हमने 108 पैसे पर लीटर वाले मिल्क और 0 पैसे पर लीटर वाले पानी को किस रेशो में मिक्स किया कि आपके मिश्रण की वैल्यू 90 पैसे पर लीटर हो जाए। तो हम इनका अनुपात निकाल देंगे, दोनों का अंतर किया 90:18, यानी कि 5:1 में हमने मिक्स किया था। 1 की वैल्यू 16 है तो 5 की वैल्यू 16 5 80, तो आपने 80 रुपए 80 लीटर आपने ये मिक्स किया था दूध। तो इस बर्तन में, ये जो आपका बर्तन था, इसमें आपके 80 लीटर तो मिल्क है और 16 लीटर आपका वाटर। इस तरीके से आपके ये कंडीशन बनेगी। तो ये आपके देखो लगभग एलिगेशन के यहाँ पर सारे सवाल हो गए, और इसमें हमने 38 क्वेश्चन किए, और इन 38 क्वेश्चन से हमने एलिगेशन के लगभग सारे कंसेप्ट यहाँ पर समझ लिए हैं। अलग अलग तरीके के, चाहे आप भार में एलिगेशन लगाओ, चाहे टाइम स्पीड में लगाओ, चाहे डिस्टेंस में लगाओ, चाहे किसी में भी। और साथ साथ हमने एलिगेशन के सब्स्टिट्यूटरी मेथड भी करे, जहां जरूरत नहीं थी वहां पर हमने नहीं किए। ये जैसे ये लास्ट क्वेश्चन जो है, ये हमारा बेसिक से भी हो सकता था, या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते थे कि 108 और 0 को मिक्स करने पर 90 आया। अगर इसकी कीमत भी, ये भी 108 ही होता, जैसा हम इसमें सवालों में करते हैं कि आप देखो, इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि इस मिश्रण की कीमत, एक मैं आपको बता ही देता हूं सब्स्टिट्यूटरी मेथड भी, कि इस मिश्रण की, ये तो आपका आ गया मिल्क, ये आ गया वाटर, और ये है टोटल। मिल्क की कीमत 108 है और इसकी कीमत 0 है, तो इसकी कीमत 90 है। इसका मतलब आपने मिल्क पर तो बढ़े 18, जैसे हमने एलिगेशन के सवालों में करा था, मिल्क पर 1 लीटर पर 18 पैसे बढ़े, तो उसको किसने बराबर कर दिया कि हमने वाटर पर 1 लीटर पर 90 पैसे घटाए उसने। ऐसे भी आप कर सकते हो कि हमने ये माना है कि मिश्रण की वैल्यू, आपके टोटल मिक्सचर की वैल्यू 90 पैसे पर लीटर आई है। अगर ये भी 90 ही होती, ये भी 90 ही होती, तो इसका मतलब ये भी 90 ही होती। ये भी 90 ही होती। तो इसमें मिल्क में तो बढ़े हैं 18 पैसे, हमारा ओवरऑल तो बराबर आया। तो मिल्क पर जो 18 पैसे 1 लीटर पर बढ़े, वो वाटर पर 90 पैसे पर लीटर ने कमी कर दी। तो मिल्क और वाटर का रेशो आ गया कि 1 लीटर पर 18 पैसे बढ़े तो टोटल मिल्क पर बढ़ेंगे जितनी कैपेसिटी इंटू 18, वाटर पर घटेंगे जितनी कैपेसिटी इंटू 90। तो मिल्क और वाटर का रेशो आ गया 90:18, यानी कि 5:1। इस 1 की वैल्यू सवाल में 16 है, तो 5 की वैल्यू 80। इस तरीके से भी आप इस सवाल को कर सकते हो। ये भी हमारा सब्स्टिट्यूटरी मेथड है कि हमारे ओवरऑल 90 पैसे बढ़ने चाहिए थे, मिल्क पर 18 पैसे 1 लीटर पर ज्यादा बढ़े, तो मिल्क की टोटल कैपेसिटी m 1 लीटर पर 18 पैसे बढ़े। वो जो बढ़त हुई उसको बराबर कर दिया किसने, 1 लीटर वाटर पर 90 पैसे घटे उसने। अब 1 लीटर वाटर पर 90 पैसे घटे, तो टोटल घटे आपके वाटर इंटू 90। तो मिल्क और वाटर की कैपेसिटी का रेशो आ गया
90/18 यानी कि 5:1। 1 की वैल्यू 16 है तो 5 की वैल्यू 80। अब हमने हर पॉसिबल वे से लगभग सारे सवालों को करा है, बेसिक से भी, एलिगेशन से भी और एलिगेशन के सब्स्टिट्यूटरी मेथड से भी। तो आपको एलिगेशन अगर अच्छा लगता है तो ऐसे कर लो, आप वैसे नहीं करना चाहते, सिर्फ थोड़ी सी आप में ये है कि यार मैं इतनी तामझाम क्यों करूं, मुझे पता है कि 90 से 18 पैसे बढ़े, इधर 90 पैसे घट गए। अब आपको इस कैलकुलेशन की भी जरूरत नहीं कि यार आप डायरेक्ट यहां से ऐसे कर सकते हो, मिल्क इंटू 18, ये देखो अलग है, मैं समझा रहा हूं, बराबर वाटर इंटू 90, ये इससे कटेगा 5 बार, यानी कि इनका रेशो आ गया 5:1। 1 की वैल्यू 16 है तो 5 की वैल्यू 80। तो आप इससे भी कर सकते हो, लेकिन ये होगा कब, जब हम हर तरीके को समझेंगे कि इसका ओरिजिन कैसे होता है। तो हमने हर तरीके को समझा। अब आज की क्लास देखो समय समाप्ति की घोषणा होगी है। आज की क्लास इतना ही था, हमने यहाँ पर एलिगेशन के सारे क्वेश्चन कर लिए हैं और नेक्स्ट क्लास में हम मिक्सचर चालू करेंगे। तो अभी तक की क्लास में हमने सारे तरीके देखे, सब्स्टिट्यूटरी भी आपको दोनों चीजें सीखनी है, जब एलिगेशन की जरूरत हो एलिगेशन लगा दो, कभी इजी लग रहा है दूसरा तरीका तो दूसरा लगा दो। तो मुझे आशा है कि आप इनको अच्छे से समझोगे, नोट्स बनाओगे और अभी आप अपने साथ साथ प्रैक्टिस भी कर रहे हो। तो इस प्रैक्टिस को हमें कंटिन्यू रखना है आगे और दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करना है और मॉक भी देते रहने ताकि आपके भी 100% स्कोर हो, यही हमारा टारगेट है। तो अब मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, अच्छे से पढ़ते रहिए।